आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी इस वर्ग के बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। आज हम रेस जुडिकाटा के आवश्यक तत्वों, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला आवश्यक तत्व यह है कि दो वाद होना चाहिए, एक पूर्ववर्तीवाद, एक पश्चातवर्तीवाद, एक फार्मर सूट, एक सब्सिक्वेंट सूट। धारा 11 से जुड़े 8 स्पष्टीकरण है जो कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को और भी स्पष्ट कर देते हैं। इसमें से पहला ये एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि पूर्ववर्तीवाद क्या है। पूर्ववर्तीवाद से तात्पर्य ऐसे वाद से हैं जो कि पहले ही डिसाइड कर दिए गए हैं। जो वाद पहले डिसाइड कर दिया गया है वही पूर्ववर्तीवाद है, चाहे वह पहले इंस्टीट्यूट किया गया हो या बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि पहले डिसाइड कर दिया गया है कोई बात तो वह फार्मर सूट होगा। दूसरा कहता है जिस न्यायालय ने पूर्ववर्तीवाद पर निर्णय दिया हो उसे पश्चातवर्तीवाद पर निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए। या कंपिटेंसी से तात्पर्य न्यायालय की अधिकारिता से है। यदि वह किसी पर्टिकुलर मैटर पर विचार करने की अधिकारिता रखता है और निर्णय देता है तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय वैध निर्णय होगा। और यदि उस पर्टिकुलर मैटर पर निर्णय देने की अधिकारिता नहीं रखता है तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय नल एंड वैड होगा। एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताया गया है कि न्यायालय की सक्षमता की अवधारणा करने के लिए उस न्यायालय के निर्णय से जो अपील विषय उत्पन्न है, उस न्यायालय के निर्णय से जो अपील करने के अधिकार से संबंधित उत्पन्न है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी से एक और स्पष्टीकरण 8 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया है कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्तीवाद पर निर्णय दिया हो उसे पश्चातवर्तीवाद पर भी निर्णय देने की कंपिटेंसी होनी चाहिए। यह थोड़ा स्पष्टीकरण 8 इससे थोड़ा डिफरेंट है। यह बताता है कि एक लिमिटेड जुरिडिक्शन वाला न्यायालय किसी इशू को विचार करने की अधिकारिता रखता है। एक इशू को विचार करने के लिए कंपिटेंट है, उसका विचार करता है, उस पर अंतिम रूप से निर्णय देता है। फिर उसी इशू को उसी को या उसी बात को सब्सिक्वेंट सूट में उठाया जाता है तो वह निर्णय जो लिमिटेड जुरिडिक्शन वाले न्यायालय द्वारा दिया गया है, इस बात के होते हुए भी वह रेस जुडिकाटा के रूप में लागू होगा कि उस इशू को जो कि पश्चातवर्तीवाद में लाया गया है उसको विचार करने की अधिकारिता नहीं रखता था, उसको विचार करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। इस बात को होते हुए भी वह रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के रूप में लागू होगा। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा जब समझेंगे तब यह और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि एक विवादित लैंड है, उस लैंड की वैल्यू 4 लाख रुपए है और उससे संबंधित जो सूट दाखिल किया जाता है वह ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है जिसकी पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन 5 लाख रुपए तक का है। फिर वह न्यायालय उस सूट को विचार करने के लिए सक्षम माना जाएगा और उसका विचार करता है और उस पर डिक्री पारित हो जाती है। करीब उसके 10-12 साल बाद पुनः उस विवादित लैंड को एक सब्सिक्वेंट सूट में उठाया जाता है तो वो ऐसे न्यायालय में वह वाद दाखिल किया जाता है जिसकी पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन आर्थिक क्षेत्राधिकार 15 लाख तक रुपए है और वह विवादित लैंड उस समय बढ़कर उसका मूल्य 14 लाख रुपए तक का हो गया है। तो अब वह न्यायालय जिसमें पश्चातवर्तीवाद लाया गया है उस विवादित लैंड से संबंध में, वह उसको विचार करने की अधिकारिता रखता है और उसको विचार करता है
लेकिन जो कि लिमिटेड जुरिडिक्शन वाला न्यायालय जो था, उसके द्वारा उसी विवादित मैटर पर जो निर्णय दिया गया था, वह निर्णय बाद वाले के लिए पश्चातवर्तीवाद में जब जो इशू उठा है उसके लिए वह पूर्व न्याय के रूप में रेस जुडिकाटा के रूप में लागू होगा। मतलब पहले उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए तक थी, तो वो ऐसे न्यायालय में दाखिल किया गया था जो उसको विचार करने के अधिकार रखता है। वह उसका विचार करता है, उसका डिक्री पारित हो जाता है। अब उसी इशू को सब्सिक्वेंट सूट में लाया गया, तब उसकी चूंकि 10-12 साल बाद लाया गया, उस इशू को उठाया गया, तब उस लैंड की जो वैल्यू है 14 लाख रुपए तक हो गई है। और ऐसे न्यायालय में लाया गया जो 15 लाख तक का जुडिशन रखता है। तो अब जो लिमिटेड जुडिशन वाला न्यायालय द्वारा जो पहले निर्णय दिया गया था, वह इस बात के होते हुए भी पूर्व न्याय के रूप में पश्चातवर्तीवाद में लागू होगा कि वह अब उस बात को विचार करने के लिए अक्षम हो गया है, इनकम्पिटेंट हो गया है। बस आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे इंग्रेडिएंट्स पर जाते हैं, जो कि कहता है विवाद वस्तु। दोनों वादों में प्रत्यक्षता और सारता, डायरेक्टली और सब्सटेंशली वही होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे वो एक्चुअल में हो या कंस्ट्रक्टिव रूप में हो, एक्चुअली हो या कंस्ट्रक्टिवली हो, वास्तविक रूप में हो या आणविक रूप में हो। अब हमको ये समझना है कि एक्चुअली रूप में प्रत्यक्ष या सारता का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम स्पष्टीकरण 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पष्टीकरण 3 कहता है पूर्ववर्तीवाद में कोई विषय प्रत्यक्षता और सारता वास्तविक रूप में विवादित होने के लिए आवश्यक है कि पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार द्वारा कोई अभिकथन किया गया हो, दूसरे पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप में, एक्सप्रेस रूप में या इम्प्लाइड रूप में स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि ए बी पर सूट दाखिल करता है एक लैंड के लिए। वह सूट में एक रिलीफ मांगता है कि उसे घोषित किया जाए कि वह उस लैंड का स्वामी है, और साथ ही साथ ये भी रिलीफ मांगता है कि उसका वह उसके उस भूमि से मिलने वाले किराए का वह हकदार है। इस प्रकार इसमें 2 रिलीफ मांगा गया। बी दोनों रिलीफ को अस्वीकार करता है। वह भी उसके स्वामित्व के बारे में और उसके रेंट के बारे में, दोनों के बारे में अस्वीकार किया जाता है। अस्वीकार कर देता है बी। यह तो यह माना जाएगा वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष और सारता विवादित है। अब कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, अब आणविक रूप से सब्जेक्ट मैटर कब विवादित होगा, इसको स्पष्टीकरण 4 में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग से क्वेश्चन भी आते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में आप क्या समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव अगर पूर्ववर्तीवाद चल रहा है, कोई सूट चल रहा है और उसमें किसी इशू को
प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता है दूसरे पक्षकार द्वारा, और प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनाया जाता है, तो पश्चातवर्तीवाद में उसे नहीं उठाया जा सकता, अर्थात वह उसे प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनेगा। अटैक और डिफेंस, अटैक कौन करता है? अटैकवादी करता है। डिफेंस कौन करता है? प्रतिवादी करता है। यह जो स्पष्टीकरण 4 में अटैक और डिफेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह अटैक प्रतिवादी के लिए किया गया है, डिफेंस प्रतिवादी के लिए किया गया है। तो पूर्ववर्तीवाद में जिसे प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता है, पश्चातवाद उसे पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनाया गया, तो पूर्ववर्तीवाद में उसे प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनाया सकता, उसको नहीं उठाया जा सकता। यही विवाद विषय जिसे प्रतिरक्षा आक्रमण का आधार बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव रूप में विवादित माना जाएगा। जैसे ए बी पर सूट दाखिल करता है, उसमें 3 इशू हैं जिसके आधार पर ए को बी पर सूट दाखिल करना है, परंतु वह 2 ही सूट को उठाता है और न्यायालय द्वारा दोनों सूट डिसाइड कर दिया जाता है। बाद में ए पुनः तीसरे जो इशू है उसको उठाता है, तो उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे पहले ही वह आदमी पूर्ववर्तीवाद में फार्मर सूट में ही आक्रमण का आधार बनाया जाना चाहिए था, उसने नहीं बनाया, तो यह माना जाएगा कि वो तीसरे इशू के बारे में भी पूर्ववर्तीवाद में निर्णय दिया जा चुका है। इसी प्रकार ये और दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये बी पर संविदा के आधार पर सूट दाखिल करता है और डिक्री प्राप्त करता है। बाद में एक पश्चातवर्तीवाद में बी उस संविदा का इस आधार पर खंडन करने के लिए वाद दाखिल करता है कि यह पक्षकारों के बीच जो करार है उसका पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए यह संविदा वैध नहीं है, तो इसे ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। यहाँ कंस्ट्रक्टिव रेजिडुकाटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा कि इसे आपको पहले ही वाद में उठाना चाहिए था। जब फार्मर सूट दाखिल किया गया था तो डिफेंस के रूप में पहले ही वाद में आपको इसको उठाना चाहिए, आपने नहीं उठाया, इसलिए अब आप उसे नहीं उठा सकते और उसे एवॉइड कर दिया जाता है। अब एक और उदाहरण समझते हैं। एक गोद लिया हुआ बच्चा है, लड़का है, वह कोस हेयर के आधार पर सह उत्तराधिकारी के आधार पर किस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पाने के लिए वाद दाखिल करता है, उसका वाद खारिज हो जाता है। पुनः उसके बाद एक वाद दाखिल करता है जिसमें वह गोद लिए हुए पुत्र के रूप में संपूर्ण संपत्ति को पाने के लिए वाद दाखिल करता है, तो ऐसा किए जाने से निवारित कर दिया जाएगा। यहाँ कंस्ट्रक्टिव रेजिडुकाटा का सिद्धांत लागू होगा। इसके संबंध में एक देवीलाल बनाम सेल टैक्स ऑफिसर का केस है। AIR 1965 SC 1150 का वाद है। इसमें यह निर्णय दिया गया था, अगर फार्मर सूट में किसी तर्क को नहीं उठाया गया तो उस तर्क को, इस प्ली को पश्चातवर्तीवाद में उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसके 3 स्पष्टीकरण को अच्छी तरह हम लोग 3 इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब चौथा इंग्रेडिएंट कहता है, चौथा आवश्यक तत्व करता है, जो विवाद विषय पश्चातवर्तीवाद में प्रत्यक्ष औसारता विद्यमान है और उस विवाद विषय पर
पूर्ववर्तीवाद में सुनवाई के पश्चात अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। जो मैटर इन इशू पश्चातवादीवाद में विवादित है, उस मैटर इन इशू पर पूर्ववर्तीवाद में सुनवाई के पश्चात अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। यह स्पष्ट है इसमें। जैसे न्यायालय किसी कंटेस्टेड विषय पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके दोनों पक्षों को तर्कों को सुनकर और उस पर विचार कर इस निर्णय पर पहुंचता है कि इसमें डिक्री पारित कर देना चाहिए, तो डिक्री पारित कर देता है, तो वह निर्णय अंतिम माना जाएगा। अब पांचवा एलिमेंट इंग्रेडिएंट यह कहता है दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों या उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पक्षकार का तात्पर्य क्या है? पक्षकार का तात्पर्य है कि जिस समय डिसीजन दिया जा रहा था, जिस समय निर्णय दिया गया, डिक्री पारित की गई, उस समय पत्रावली पर वादी और प्रतिवादी के रूप में जिन व्यक्तियों के नाम अंकित थे वह वाद के पक्षकार माने जाएंगे और उस वाद में जो निर्णय दिया गया है वह उन पर बाध्यकारी होगा। इसी प्रकार जो है अब पक्षकार और इसमें दिया गया पक्षकार और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों और उनके अधीन, मतलब उन पक्षकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। इस संबंध में रिप्रेजेंटेटिव सूट आता है कि जो कुछ व्यक्तियों की तरफ से कोई एक व्यक्ति वाद दाखिल करता है किसी रिलीफ के लिए, उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। और कुछ व्यक्तियों की तरफ से वह वाद दाखिल करता है एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरफ से, तो वह निर्णय जो है सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। जैसे कि हम स्पष्टीकरण 6 द्वारा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताता है, इससे समझेंगे कि पक्षकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं। जहाँ जैसे कि इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक गली है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, उसमें इंक्रोचमेंट किसी स्ट्रेंजर पर्सन द्वारा कर दिया जाता है, तो ये जो है BCD को सूचित करता है कि इस इंक्रोचमेंट को हटाना है। इसके लिए मैं एक वाद दाखिल कर रहा हूँ, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? क्या? तो वो लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। एक ही तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए एक सूट दाखिल कर दिया जाता है और उस पर निर्णय दे दिया जाता है। तो वह निर्णय ये के अलावा BCD पर भी लागू होगा। अब BCD में से कोई भी उसी मैटर इन इशू को लेकर वाद दाखिल नहीं कर सकता। वाद दाखिल करने से या उसका विचार करने से उसे रोक दिया जाएगा। यहाँ रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होगा। इसका रिप्रेजेंटेटिव सूट के मामले में भी रेस जुडिकाटा के सिद्धांत लागू होते हैं। यह रिप्रेजेंटेटिव सूट पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट हो सकता है, और जो वाद होगा वह एक बोनाफाइड वाद होगा, सद्भावना पूर्वक दाखिल किया गया वाद होगा, और जिनको रिप्रेजेंट किया जाएगा वह सभी पर वह निर्णय लागू होगा। अब एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कि दोनों पक्षकारों को
एक ही टाइटल और एक ही हैसियत के अंतर्गत मुकदमेबाजी करना चाहिए। मतलब पूर्ववर्तीवाद में उसी टाइटल, सेम टाइटल और सेम कैपेसिटी के अंतर्गत मुकदमेबाजी आवश्यक है। पूर्ववर्तीवाद में सेम टाइटल और सेम कैपेसिटी के अधीन ही मुकदमेबाजी आवश्यक है। अब सेम टाइटल सेम कैपेसिटी क्या होती है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे ए ने बी पर कोई सूट दाखिल किया और वो डिक्री हो जाता है, फिर ए उसी मैटर को लेकर, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर ए बी पर मुकदमा करता है और उस प्रॉपर्टी के बारे में ए के पक्ष में डिक्री हो जाता है। फिर ए का पुत्र, ए की मृत्यु हो जाती है, ए का पुत्र यश पुनः बी पर कोई पश्चातवर्तीवाद दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में दाखिल करता है, पूर्ववर्तीवाद में जो प्रॉपर्टी रहती है उसके बारे में अपने पिता की टाइटल और अपने पिता की हैसियत को वह प्राप्त कर चुका है। इसलिए यह बताया गया है पक्षकारों को पूर्ववर्तीवाद में उसी हैसियत और उसी टाइटल के अधीन मुकदमेबाजी आवश्यक है। अब हम छह इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से समझे हैं। स्पष्टीकरण को भी स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3, स्पष्टीकरण 4 और इसके बाद स्पष्टीकरण 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट और स्पष्टीकरण 8 न्यायालय की कॉम्पिटेंसी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम स्पष्टीकरण 5 के बारे में बताते हैं। यदि किसी स्पष्टीकरण 5 दावे को नामंजूर के बारे में बताता है, कब दावा नामंजूर किया गया समझा जाएगा। यदि हम किसी वाद में 2 क्लेम किए हैं, 2 रिलीफ के लिए क्लेम किए हैं, उसमें से एक रिलीफ न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रदान कर दिया गया है, लेकिन दूसरे रिलीफ के बारे में वो कुछ नहीं कहता है, साइलेंट रहता है न्यायालय, तो यह माना जाएगा कि जिस रिलीफ का क्लेम किया गया था, दूसरे वाले रिलीफ के लिए क्लेम किया गया था, वो नामंजूर कर दिया गया है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी के बारे में है, हम एक क्लेम इंजंक्शन सूट के लिए करते हैं, एक इंजंक्शन सूट के लिए रिलीफ मांगते हैं और